नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में मौर्य प्रशासन या मौर्य राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर साल यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है सप्तांग सिद्धांत। मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, मित्र, सेना, कोष और दुर्ग शामिल थे। इसके अलावा 8वें अंग के रूप में कौटिल्य ने शत्रु की भी चर्चा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य में किसकी नियुक्ति उनके चरित्र के परीक्षण के बाद की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि मुख्यमंत्री पुरोहित दोनों की केंद्रीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र के परीक्षण के बाद की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न विभागों के प्रधान होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है तीर्थ या महामात्य। अगला प्रश्न देखते हैं। तीर्थ या महामात्य की संख्या कितनी होती थी? जिसका सही उत्तर है वह है 18। तीर्थ या महामात्य की कुल संख्या 18 होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। शासन की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? जिसका सही उत्तर है वह है 4। शासन की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था। अगला प्रश्न देखते हैं। शासन की सुविधा के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 5। 5वां भाग कलिंग था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में प्रांतों के गवर्नर को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है कुमार या आर्यपुत्र। इस पद पर राजकुल के व्यक्ति ही अधिकतर नियुक्त होते थे, परंतु कभी कभी योग्यता के आधार पर भी प्रांतों का राज्यपाल नियुक्त हुआ करता था। जैसे अशोक के समय यवन राज तुषास्प गिरनार का गवर्नर था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किसमें होता था? जिसका सही उत्तर है वह है मंडल। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे, जिनकी समानता हम आधुनिक कमिश्नरियों से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लिखित प्रदेष्टा नामक अधिकारी किसका प्रधान होता था? जिसका सही उत्तर है वह है मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। मंडल का विभाजन किसमें होता था? जिसका सही उत्तर है वह है आहार या जनपद। अगला प्रश्न देखते हैं। आहार या जनपद कितने गांव से मिलकर बनता था? जिसका सही उत्तर है वह है 1600 गांव। आहार या जनपद 1600 गांव से मिलकर बनता था। अगला प्रश्न देखते हैं। आहार या जनपद के प्रधान को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है समाहर्ता। आहार या जनपद के प्रधान को समाहर्ता कहा जाता था।
इनकी पहचान आज के आधुनिक जिला अधिकारी से की जाती है। समाहर्ता को राजस्व संबंधी, प्रशासनिक एवं न्यायिक तीनों का दायित्व था, परंतु सर्वोच्च दायित्व राजस्व संबंधी ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ग्राम। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी का चुनाव जनता द्वारा होता था। ग्रामणी कृषकों से भूमि कर एकत्र कर राजकीय कोषागार में जमा करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य किस नाम के कर्मचारी किया करते थे? जो इसका सही उत्तर है वह है गोप। गोप नामक कर्मचारी ग्राम के घरों तथा निवासियों का ठीक ढंग से विवरण सुरक्षित रखते थे और उनके प्राप्त होने वाले करों का भी हिसाब किताब रखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघस्तनीज जिले के अधिकारी को क्या कहता था? जो इसका सही उत्तर है वह है एग्रोनोमोई। मेघस्तनीज जिले के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है नगर पालिका। अगला प्रश्न देखते हैं। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है नागरक। अर्थशास्त्र एवं मेघस्तनीज की इंडिका से नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिका में नगर के अधिकारी को क्या कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है एस्टीनोमोई। स्ट्रेबो भी एस्टीनोमोई की चर्चा करता है। एग्रोनोमोई के अंतर्गत एस्टीनोमोई का कार्य करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघस्तनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन कितने सदस्यीय परिषद के द्वारा किया जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है 30 सदस्यीय परिषद। यह 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभक्त थी, जिसमें 6 समितियां हैं। नंबर 1 औद्योगिक विभाग, नंबर 2 विदेशियों की देखभाल, नंबर 3 जनगणना या जन्म मृत्यु का पंजीकरण, नंबर 4 व्यापार वाणिज्य, नंबर 5 काला बाजारी, नंबर 6 बिक्री कर। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में केदार भूमि किस प्रकार की भूमि होती थी? जो इसका सही उत्तर है वह है फसल लगी भूमि। मौर्य काल में केदार भूमि जो है फसल लगी भूमि होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है समाहर्ता। मौर्य काल में राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कौन सी भूमि होती थी? जो इसका सही उत्तर है वह है सीता भूमि। सीता आय राज्य की भूमि से प्राप्त आय थी, कर नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में किसान खेती कर राज्य को कर देते थे, जिसे क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है भाग। मौर्य काल में किसान खेती कर राज्य को कर देते थे, जिसे भाग कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में जिस भूमि पर राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती थी उस पर सिंचाई कर लिया जाता था, जो क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है उदय भाग। यह उपज का 1/10वां भाग होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में अगर कृषक अपनी भूमि पर
शाक सब्जी जैसे विशिष्ट उत्पाद लगाता था तो उसमें भी राजा को हिस्सा देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है भोग। मौर्य काल में अगर कृषक अपनी भूमि पर शाक सब्जी जैसे विशिष्ट उत्पाद लगाता था तो भी उसे राजा को हिस्सा देना पड़ता था, जिसे भोग कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में सामुदायिक भूमि का व्यक्ति विशेष उपयोग करता है तो उसे कर देना पड़ता था, जो क्या कहलाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है विविध। मौर्य काल में सामुदायिक भूमि का व्यक्ति विशेष अगर उपयोग करता था तो उसे कर देना पड़ता था, जो विविध कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में लावारिस भूमि पर खेती से प्राप्त आय क्या कहलाती थी? जिसका सही उत्तर है वह है प्रकीर्णक। मौर्य काल में लावारिस भूमि पर खेती से प्राप्त आय प्रकीर्णक कहलाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में प्रत्येक ग्राम में राजस्व वसूली कौन करता था? जिसका सही उत्तर है वह है ग्राम भृत्य। मौर्य काल में प्रत्येक ग्राम में राजस्व वसूली का कार्य ग्राम भृत्य करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में बिना भुगतान के की गई मजदूरी को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है विष्टि। मौर्य काल में बिना भुगतान के की गई मजदूरी को विष्टि कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में आपातकालीन कर को क्या कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है प्रलय। प्रलय कर का सबसे पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था, परंतु विस्तार से इन पर विवरण अर्थशास्त्र में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में कुछ गांव को इकट्ठा कर देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है पिंड। मौर्य काल में कुछ गांव को इकट्ठा कर देना पड़ता था, जिसे पिंड कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में किसानों से नगद के रूप में कौन सा कर लिया जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है हिरण्य। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मौर्य शासक। मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायाधीश मौर्य शासक होता था। मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायाधीश मौर्य शासक होते थे। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें होती थीं। न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार की होती थी, एक धर्मस्थीय और दूसरा जो है कंटक शोधन। इन दोनों न्यायालयों में तीन तीन न्यायाधीश एक साथ बैठकर न्याय का कार्य करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य कितने प्रकार के दंड विधान की चर्चा करता है? जिसका सही उत्तर है वह है 5। कौटिल्य 5 प्रकार के दंड विधान की चर्चा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में दुर्ग का अधिकारी कौन होता था? जिसका सही उत्तर है वह है अंतपाल। मौर्य काल में दुर्ग का अधिकारी अंतपाल होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए चर शब्द, स्पर्श शब्द, गुण पुरुष शब्द तीनों शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्ट्रेबो ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड जियोग्राफी में गुप्तचर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जो इसका सही उत्तर है वह है इंस्पेक्टर। स्ट्रेबो ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड जियोग्राफी में गुप्तचर के लिए इंस्पेक्टर शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
मौर्य काल में जो गुप्तचर देश से बाहर गुप्तचरी करते थे एवं दूसरे राज्य में समस्या उत्पन्न करते थे वे क्या कहलाते थे? जिसका सही उत्तर है वह है गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में जो गुप्तचर देश के भीतर गुप्तचरी करते थे वह क्या कहलाते थे? जिसका सही उत्तर है वह है चर या स्पर्श। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते थे वह क्या कहलाते थे? जिसका सही उत्तर है वह है संस्था। मौर्य काल में जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रुककर गुप्तचरी करते थे वह संस्था कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में जो गुप्तचर बराबर स्थान बदलते रहते थे वह क्या कहे जाते थे? जिसका सही उत्तर है वह है संचरा। मौर्य काल में जो गुप्तचर बराबर स्थान बदलते रहते थे वह संचरा कहे जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन होता था? जिसका सही उत्तर है वह है एग्रोनोमोई। मेगस्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी एग्रोनोमोई होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? जिसका सही उत्तर है वह है नायक। मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? जिसका सही उत्तर है वह है सेनापति। मौर्य काल में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में कुल कितनी सैन्य समिति थी? जिसका सही उत्तर है वह है 6। मौर्य काल में कुल 6 सैन्य समिति थी, जिसमें नंबर 1 समिति और उनके कार्य के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 की जो समिति थी उसका कार्य था जल सेना की व्यवस्था। नंबर 2 यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। नंबर 3 समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करना। नंबर 4 समिति का कार्य था अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करना। नंबर 5 समिति का कार्य था गज सेना की देखरेख करना। नंबर 6 समिति का कार्य था रथ सेना की देखरेख करना। यह मौर्य काल में 6 सैन्य समितियां थीं। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में सैनिकों को रसद सामग्री उपलब्ध कराने का प्रमुख कार्य कौन करता था? जिसका सही उत्तर है वह है दंडपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में राजमहलों की देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? जिसका सही उत्तर है वह है दवारिक। मौर्य काल में राजमहलों की देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी दवारिक कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में वन विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? जिसका सही उत्तर है वह है, यहाँ पर जो इसका उत्तर है वह नहीं हो पाया है, जबकि यहाँ पर होगा आटविक। मौर्य काल में वन विभाग का जो अधिकारी होता था वह होता था आटविक। मौर्य काल में वन विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो जो इसका सही उत्तर है वह है आटविक। आटविक। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? जिसका सही उत्तर है वह है प्रशासता। मौर्य काल में राज्य की आज्ञाओं का लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी प्रशासता कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में बूचड़ खाना का अध्यक्ष क्या कहलाता था? जिसका सही उत्तर है वह है सुनाध्यक्ष।
मौर्य काल में बूचड़खाना का अध्यक्ष सूनाध्यक्ष कहलाता था। आकरा अध्यक्ष की बात की जाए तो यह मौर्य काल में खानों का अध्यक्ष होता था। पौतवा अध्यक्ष की बात की जाए तो पौतवा अध्यक्ष मौर्य काल में माप तौल का अध्यक्ष होता था। विविता अध्यक्ष की बात की जाए तो विविता अध्यक्ष मौर्य काल में चारागाहों का अध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में राज्य की शुल्क वसूल करने वाला क्या कहलाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है शुल्काध्यक्ष। मौर्य काल में राज्य की शुल्क वसूल करने वाला शुल्का अध्यक्ष कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? जिसका सही उत्तर है वह है पत्याध्यक्ष। मौर्य काल में पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष पत्याध्यक्ष कहलाता था। पतना अध्यक्ष की बात की जाए तो पतना अध्यक्ष जो है बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। माना अध्यक्ष की बात की जाए तो माना अध्यक्ष जो है काल और दूरी मापने का अध्यक्ष होता था। गवाह अध्यक्ष की बात की जाए तो गवाह अध्यक्ष पशु विभाग का अध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? जिसका सही उत्तर है वह है महामात्य सर्प। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष महामात्य सर्प होता था। लोहा अध्यक्ष की बात की जाए तो लोहा अध्यक्ष जो है मौर्य काल में धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। सूरा अध्यक्ष की बात की जाए तो सूरा अध्यक्ष मौर्य काल में आबकारी एवं मद्य पदार्थों का कर लेने वाला अध्यक्ष होता था। संस्था अध्यक्ष की बात की जाए तो संस्था अध्यक्ष मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।